वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर। सबसे पहले मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो की पॉइंट्स हैं मेरे चैनल के वो डिस्कस करना चाहूँगा। हेल्प एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेट पीपल। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एजुकेशन दैट इज नॉलेजेबल, guided knowledge become skill. Then improve your education and skill regularly with a smart tutor. Mastery in all, that is education, knowledge, skills with a smart tutor lead to accomplish great achievements. अगर आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो आपको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर इज द मोस्ट important aspect of all exam preparation. You will get here the latest monthly and weekly current affair. तो जान लेते हैं करंट अफेयर का स्कोप क्या क्या होता है और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक समाहित होते हैं। इसमें देखिए, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पर्सन इन न्यूज़, समिट, कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देख लेते हैं करंट अफेयर की हमें आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, करंट अफेयर किसके लिए जरूरी है। फर्स्ट, फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में होता ही है। सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो करंट अफेयर इन सभी सब्जेक्ट से मिलके क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी एक्सेट्रा, तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल और एनी अदर ओलंपियाड्स एक्सेट्रा। अब जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, क्लास फिफ्थ में है और क्लास एट्थ में है, वो आर्मी स्कूल के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना होता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज फॉर प्रोफेशनल टीचर्स फॉर एनहेंसिंग देयर स्किल। अगर कोई टीचर है, टीचर स्कूल में टीचर हो सकता है, कॉलेज में टीचर हो सकता है, या फिर हायर एजुकेशन में टीचर हो सकता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो सकता है, तो उनको अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपनी स्किल पे काम करना है, तो उनके लिए भी करंट अफेयर काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। फॉर एवरी वन फॉर एनहेंसिंग देयर नॉलेज रिक्वायर्ड इन सस्टेनेबल लाइफ एक्टिविटी। अगर आप करंट अफेयर के बारे में जागरूक रहेंगे तो आपको नित नई जानकारी मिलती रहेगी और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकली हुई हैं 2025 में, उसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली है हमारी आबकारी विभाग में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2024। तो इस वेबसाइट के लिंक दी गई है। देखिए, ये वैकेंसी जो निकली है मध्य प्रदेश के लिए है। और इसको कौन आयोजित करा रहा है? ईएसबी, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है यूपीएससी भर्ती 2025 संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी में
संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के 705 पदों के लिए भर्ती 2025 में आयोजित की गई है। अब इसमें देखिए कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र उम्मीदवार होंगे। एमबीबीएस जिन्होंने किया हुआ है, तो एमबीबीएस वाले अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी लिंक दी हुई है, देखिए कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 की जो लिंक है वो ये दी हुई है www.upsc.gov.in। तो इसके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अभी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है, देखिए हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अभी अगर आपने 12th पास की है और अगर आपने 10th पास कर ली है और आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th एंड 12th फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। देखिए सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यहाँ पे केवल मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और विभाग कौन सा है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में देखिए कितनी पोस्ट निकली है और किस पद पे निकली है, तो वो मैं बताना चाहूँगा। तो पोस्ट का नेम है ग्रामीण ग्रामीण डाक सेवक, GDS, ग्रामीण डाक सेवक। और इसकी वैकेंसी कितनी है, 21,413, 21,413 वैकेंसी हैं। अब इसमें देखिए रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण डाक सेवक, GDS अर्थात शाखा पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा डाक विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर दोनों की वैकेंसी निकली हुई हैं। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं और आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं 10th और 12th में, तो डायरेक्ट आपको होगा, आप इसमें अप्लाई करेंगे, स्क्रूटनी होगी और मेरिट लिस्ट के आधार पे लिस्ट जारी हो जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसका आवेदन कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए इसकी वेबसाइट है indiapostgdsonline.gov.in पे। नेक्स्ट, अब देखिए एक अभी सबसे बड़ा अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस में, तो देखिए आरबीआई इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द बैंक, ऑल बैंक। आरबीआई इज द बैंक ऑफ ऑल बैंक। आरबीआई सारे रूल्स गवर्न करता है बैंकों के लिए। तो देखिए आरबीआई में अभी किस पद पर वैकेंसी निकली है, आरबीआई असिस्टेंट के पद पे वैकेंसी निकली हुई है, मतलब अभी अपकमिंग इवेंट में आने वाली है। तो इसके लिए देखिए अभी कब आ जाएगी वैकेंसी, मार्च 2025 में। मार्च 2025 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आप अभी ऑनलाइन अप्लीकेशन नहीं कर सकते, लेकिन अभी आने वाला है इसकी वैकेंसी और इसका नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आप निरंतर अपनी स्किल पे काम करते रहें, अपना नॉलेज बढ़ाते रहें और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपको एक गाइडेंस मिलता रहेगा। अब इससे संबंधित जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है, rbi.org.in। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और इसी से संबंधित अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे निरंतर विजिट करते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। और तो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेटेस्ट करंट अफेयर एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। अभी दिल्ली में 2025 में इलेक्शन हुए हैं और इसका रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट में बीजेपी पार्टी जीत चुकी है बहुमत में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 2025 की नई सीएम के रूप में किसने शपथ ग्रहण अभी हाल ही में की है, अभी हाल ही में किसने सीएम की शपथ ग्रहण की है। आपके सामने ऑप्शन है, ए
प्रवेश सिंह वर्मा, बी रेखा गुप्ता, सी मनोज तिवारी और डी रवि किशन। किसने सीएम की शपथ ग्रहण की है नई दिल्ली में? रेखा गुप्ता ने। तो रेखा गुप्ता ने सीएम की शपथ ग्रहण की है नई दिल्ली में, जो बीजेपी पार्टी की है। अब इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में शपथ ली है और उनको शपथ किसने दिलाई? उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले, मतलब रेखा गुप्ता से पहले कौन कौन चीफ मिनिस्टर बन चुका है दिल्ली का? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी, जो कि सीएम दिल्ली की बन चुकी हैं। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के बाद पार्टी ने उन्हें सरकार के मुखिया के रूप में चुना है। रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSC दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पूर्व अध्यक्ष और महासचिव रह चुकी हैं। वह बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। तो ये रेखा गुप्ता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। इससे संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारत नेपाल संबंध के ऊपर। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो भारत और नेपाल के बीच किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है ए CSIR और इसरो, सेकेंड इज CSIR और NAST, थर्ड ऑप्शन इज DRDO और NAAST और फोर्थ ऑप्शन इज नासा और इसरो। हाँ, तो भारत और नेपाल के बीच MOU पर साइन किए गए। तो किन किन संस्थानों के बीच हस्ताक्षर किए गए? CSIR और NAST। CSIR और NAST के मध्य भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत और नेपाल MOU से जुड़ी कुछ खास बातें। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अधीन 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इसके अंतर्गत कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, जो कि भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। CSIR की स्थापना तो हम देख चुके हैं, 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एक बिंदु और बताना चाहूँगा मैं कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थामवी लेसेल्वी
थी। ओके, तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला नल्ला थाम्बी लेसेल्वी हैं, जिन्होंने किसकी जगह ली है अभी? शेखर पांडे की जगह ली है। मतलब इससे पहले कौन थे महानिदेशक? शेखर पांडे थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? नल्ला थामवी लेसेल्वी। और ये पहली महिला महानिदेशक हैं CSIR की। अब एक और देख लेते हैं बिंदु। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद CSIR और NAST, NAST को फुल फॉर्म क्या है? नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 18 फरवरी 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 से संबंधित। अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 जो अभी कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पे उसका उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आपके सामने ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी चिराग पासवान और ऑप्शन डी भूपेन्द्र यादव। तो इसका ऑप्शन है, आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है भूपेन्द्र यादव। भूपेन्द्र यादव ने वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए, भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और खतरनाक कचरे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। जो पुराना मॉडल था, मतलब प्रोडक्ट लेना, बनाना और उसको डिस्ट्रॉय करना, अब ये टिकाऊ नहीं रहा है। लैंडफिल पर बढ़ते दबाव, मतलब लैंड पर दबाव बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, और अनियंत्रित कचरा निपटाने, मतलब हम डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं जो हमारा वेस्ट है उसको, लेकिन उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसको देखते हुए इस पे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो केंद्रीय मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ IIAI ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो भारत में पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित था। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें थी। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? IMD के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी मुंबई,
सी जयपुर और डी गुवाहाटी। तो ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय से जुड़ी कुछ खास बातें। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की 150 साल की यात्रा को चिह्नित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब देख लेते हैं ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय क्या है। ओपन एयर संग्रहालय का तात्पर्य मौसम भवन की दीवारों पर की गई कलाकृतियों से है। ड्राइंग और पेंटिंग जो होती हैं कलाकृतियां उनसे है। आईएमडी ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट संगठन के सहयोग से 38 अद्वितीय भित्ति चित्रों में आईएमडी के इतिहास को दर्शाया है। भित्ति चित्र मौसम के पूर्वानुमान के विकास और उपग्रहों और रडार जैसी मौसम संबंधी प्रौद्योगिकी में प्रगति को दर्शाते हैं। यह चक्रवातों, मानसून और चरम मौसम की स्थिति के लिए प्रारंभिक चेतावनियों के माध्यम से जीवन की सुरक्षा में आईएमडी पूर्वानुमान की भूमिका और कृषि, आपदा प्रबंधन और रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव को भी दर्शाता है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में भूकंप हुआ था, तो उससे क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय से जुड़ी कुछ खास बातें और हैं। देख जैसे भित्ति चित्र कालिदास के मेघदूत और तानसेन की प्रसिद्ध संगीत प्रतिभा को भी श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने अपने रागों से मौसम को प्रभावित किया था। तानसेन के बारे में प्रसिद्ध है ये। अन्य पैनल भारत की विविध जलवायु क्षेत्रों, मौसम संबंधी सुरक्षा दिशा निर्देशों और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक विकास को दर्शाते हैं। मौसम भवन उस इमारत का नाम है जिसमें नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। अब देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी और वर्तमान में यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह में आईएमडी के मिशन मौसम की शुरुआत की थी। इस समारोह ने आईएमडी के 150वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साल भर में आयोजित होने वाले उत्सव की भी शुरुआत की। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से रिलेटेड। भारत और दक्षिण एशिया के लिए किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए अभिषेक शर्मा, बी मनोज तिवारी, सी प्रभुदेव पीडी सिंह और डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
तो इसका सही आंसर क्या है? सी, प्रभदेव पीडी सिंह। तो भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया है? प्रभदेव सिंह, पीडी सिंह। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है देखिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ी कुछ खास बातें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने प्रभदेव पीडी सिंह को भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त कर ली है। कॉरपोरेट बैंकिंग के अनुभवी और जेपी मॉर्गन इंडिया के पूर्व सीईओ 1 अप्रैल 2025 को अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। वह जरीन दारूवाला की जगह लेंगे, जो लगभग एक दशक तक बैंक का नेतृत्व करने के बाद 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं या होने वाले हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है ये। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारत के सबसे पुराने विदेशी बैंकों में से एक है, जो 160 वर्षों से अधिक समय से देश में काम कर रहा है। 42 शहरों में 100 शाखाओं के नेटवर्कों के साथ या वेल्थ और रिटेल बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग को भी प्रदान करता है। मतलब इसमें हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोमेटो से रिलेटेड है। जोमेटो का एआई संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, जो व्यवसायों को उनके संचालन को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है? बिजनेस को बढ़ाने के लिए जोमेटो ने एआई इनेबल्ड एक मॉडल प्लेटफॉर्म चालू किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है ए जाई, बी जसिस्ट, सी मिडजेट और डी नगेट। तो देखिए, जोमेटो का एआई संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नगेट। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जोमेटो का एआई संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ खास बातें। जोमेटो एक भारतीय कंपनी है जो ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोजने, मतलब आपको किसी जगह पे, किसी भी एरिया में, किसी शहर में अगर ऑनलाइन रेस्टोरेंट को खोजना है और खाना मंगवाना है, होम डिलीवरी, तो यह आपको जोमेटो कंपनी सुविधा देती है। इसकी शुरुआत साल 2008 में पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने की थी। जोमेटो की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आप रेस्टोरेंट और उसके मेन्यू के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। जोमेटो ने व्यवसायों को अपने संचालन को स्वचालित करने में मदद करने के लिए नगेट नामक एआई संचालित ग्राहक सहायता मंच की घोषणा की है। सीईओ दीपेंद्र गोयल ने एक्स पर खबर पोस्ट करते हुए कहा कि इस टूल को लॉन्च करने से पहले 3 साल तक आंतरिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। मतलब इस पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया। उन्होंने इसे फुटबे कहा। केवल 9 महीने में यह पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी और लोकप्रिय रेस्टोरेंट निर्देशिका बन गई। मतलब एआई संचालित नो कोड ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से जोमेटो को अत्यधिक लाभ हुआ और इससे ग्राहकों को भी सुविधा हुई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड से रिलेटेड। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ट्राइफेड ने किन किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। तो ऑप्शन है, देखिए, ए नाबार्ड, एसबीआई और एनएसआईसी। ऑप्शन बी सेबी, आरबीआई और ट्राइब्स इंडिया। ऑप्शन सी एफ एस ए आई, एफ आई सी सी आई, एम एस एम ई। एंड ऑप्शन डी है मीसो, आई एफ सी ए, एम जी आई, आर आई। तो ट्राइफेड ने किस किस के साथ, संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? मीशो, आई एफ सी ए, एम जी आई, आर आई के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मीशो, आई एफ सी ए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। आदिवासी समुदायों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मीशो और आईएफसीए, भारतीय पाक कला संघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, MGIRI, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ये सहयोग आदिवासी उत्पादों को बिजनेस टू बिजनेस क्षेत्र में एकीकृत करने, उनके बाजार विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो IFCA है, भारतीय पाक कला संघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन, भारत में पाक पेशेवरों का एक नोडल निकाय है और पाक पेशेवरों का एक स्वतंत्र, राजनीतिक, गैर धार्मिक और स्वैच्छिक संगठन है। IFCA का गठन पाक कला पेशे को विकसित करने और भारतीय व्यंजनों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शन करने के विचार से किया गया था। IFCA पाक संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रकार के भोजन का प्रचार प्रसार करने और अस्पष्ट पाक शैलियों और प्रथाओं को सामने लाने की उम्मीद करता है। IFCA का मुख्य उद्देश्य पेशे के समान हित को पूरा करना है और पेशेवर पाक संस्थानों से संबंध, खाद्य सेवा उद्योगों के पेशेवरों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है और पाक कला को उच्च नैतिक मानक विकसित करना है। IFCA एक ऐसा मंच है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लोगों और स्थानों के पाक कला पेशेवरों को सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए समर्पित है। अब जो समझौता हुआ था, ये समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव के दौरान हस्ताक्षरित किया गया, जो आदिवासी उद्यमिता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए
इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। उद्देश्य, मीशो के सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आदिवासी उत्पादों को शामिल करना। इसका लक्ष्य क्या है? आदिवासी व्यवसायों को डिजिटल बाजार तक पहुंच प्रदान करना, उनकी बिक्री और सुविधाओं को बढ़ाना। सुविधाएं, आदिवासी विक्रेताओं को ई कॉमर्स और मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण देना। अब देखिए, ट्राइफेड और आईएफसीए का उद्देश्य क्या है? पाक कला पेशेवरों और होटल चेन के साथ सहयोग स्थापित करना। लक्ष्य, आदिवासी खाद्य उत्पादों को के लिए बाजार का विस्तार और दीर्घकालिक साझेदारी सुनिश्चित करना। सुविधाएं, आईएफसीए के तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदिवासी खाद्य उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना। ट्राइफेड और MGIRI, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका उद्देश्य है आदिवासी कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। इसका लक्ष्य क्या है? आदिवासी शिल्प कौशल और उत्पाद विकास में सुधार कर बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य महोत्सव से रिलेटेड। 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक नृत्य कर सबसे लंबे समय तक शास्त्रीय नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक समय तक नृत्य करने का। तो यह महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी पश्चिम बंगाल। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया जिसमें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मध्य प्रदेश में। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव के 51वें संस्करण की शुरुआत बुधवार के दिन ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में हुई। इस बार इस आयोजन ने उस समय इतिहास रच दिया जब एक साथ 139 कलाकारों ने करीब 24 घंटे 9 मिनट तक लगातार नृत्य प्रस्तुत किया। करीब 25 घंटे तक चले शास्त्रीय नृत्य ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थी। अब और अपन इसके बारे में पॉइंट्स और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। यह महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल फरवरी में होता है। यह महोत्सव खजुराहो के मंदिरों के प्रांगण में आयोजित होता है। इस महोत्सव में भारत के जाने माने नर्तक और संगीतकार तो शामिल होते ही हैं। इस महोत्सव में भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियों का आयोजन होता है। इस महोत्सव के जरिए शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ नवाचार करने का भी प्रयास किया जाता है।
इसमें देश और दुनिया के जाने माने कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देते हैं। इस महोत्सव का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के जरिए किया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थी। अब देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसा शेड्यूल बताने जा रहा हूँ जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो भी कैंडिडेट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अभी अभी एमपीपीएससी ने एक अपना शेड्यूल जारी किया है 2025 का, कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब होंगी। तो आप ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरा कैलेंडर होगा कि इस पूरे साल में 2025 में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन सी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और उस एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सहायक संचालक उद्यान। उद्यान की फॉरेस्ट से रिलेटेड ये वैकेंसी रहेगी। ये कब होगी? 23 मार्च को। नेक्स्ट है सहायक संचालक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ। ये कब होगी परीक्षा? 18 मई को। नेक्स्ट है सहायक संचालक संस्कृति। संस्कृति विभाग में सहायक संचालक का पद निकलेगा। तो इसके लिए कब एडवर्टाइजमेंट होगा या कब परीक्षा होगी? 24 अगस्त को। नेक्स्ट इज उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा। टेक्निकल एजुकेशन की परीक्षा 2024 की है। वो कब होगी? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। अगर आपने इंजीनियरिंग की है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इससे रिलेटेड इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कब होगी? इसका शेड्यूल कब आया है? 24 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट इज खाद्य सुरक्षा अधिकारी। खाद्य विभाग में वैकेंसी है और तो इसका एडवर्टाइजमेंट और परीक्षा से रिलेटेड डेट कब आएगी? 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज दंत चिकित्सा परीक्षा श्रम विभाग। इसके बारे में अपडेट कब आएगा? 12 अक्टूबर को। या 12 अक्टूबर को परीक्षा होगी तो उसके 1 या 2 महीने पहले इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। नेक्स्ट इज दंत चिकित्सा परीक्षा 2024। ये भी 12 अक्टूबर को। अब देखिए नेक्स्ट सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 23 नवंबर को। नेक्स्ट इज आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी परीक्षा 2024। ये भी 23 नवंबर को। नेक्स्ट इज सहायक पंजीयक परीक्षा 2024। ये 7 दिसंबर को। नेक्स्ट इज खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024। ये भी 14 दिसंबर को। नेक्स्ट इज मुख्य रसायनज्ञ परीक्षा 2024। ये भी 14 दिसंबर को। नेक्स्ट इज जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी 2024। ये भी 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अब देखिए, हमारा प्रयास था कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर प्रदान कर दी जाए, जिससे कि आपको अपनी स्टडी और स्किल्स डेवलप करने में सुविधा हो। तो ये एमपीपीएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया 2025 के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। हम ऐसी ही नवीनतम और लेटेस्ट जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। और आप इसमें से एमपीपीएससी के कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कौन सी परीक्षा देने चाहते हैं, हमको कमेंट्स करके बताइएगा।
ताकि हम आपको नवीनतम जानकारी प्रदान कर सकें। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, डेली करंट अफेयर वन लाइनर। अब देखिए करंट अफेयर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपीएससी, एसएससी, पीएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम, आईबीपीएस सभी में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर, 24 घंटे की सबसे बड़ी बातें। ये घटनाक्रम अभी हाल ही में हुए हैं। पिछले 24 घंटे की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षाओं में आपके काम आएंगी। शूटर मनु भाकर, शूटर जो हैं मनु भाकर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है। अभी हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? शूटर मनु भाकर को। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े भारतीय कैंपस अनंता का उद्घाटन किया। अब अनंता में 5000 से ज़्यादा कर्मचारी की क्षमता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय एथलीट अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि शूटर मनु भाकर को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अब देखिए नेक्स्ट है, विधानसभा कार्यवाही में हिंदी के अलावा, विधानसभा सत्र जो होता है उसमें हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी भाषाओं में अनुवाद करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इतनी सारी लैंग्वेज में अनुवाद करने वाला पहला राज्य बना है यूपी, हिंदी के अलावा। अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी भाषाओं में अनुवाद करने वाला पहला राज्य यूपी बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्चर शीतल देवी को इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता है। भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता है ये। नेक्स्ट इज, मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 18 वर्ष की कप्तानी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट इज, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और अर्जेंटीना सरकार ने आपस में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए समझौता किया। नेक्स्ट देख लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और के अधिकारियों को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट में मास्टर और पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। HAL के कर्मचारियों को और अधिकारियों को। नेक्स्ट इज, भारत को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट इज, भारत कतर व्यापार 2030 तक दोगुना होकर 28 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अब देख लेते हैं और महत्वपूर्ण कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, सुरेश के रेड्डी को मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये नई नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट इज, SBI कार्ड ने सलील पांडे को 1 अप्रैल से नया MD और CEO नियुक्त किया। वर्तमान में SBI के मुख्य महाप्रबंधक हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IBPS बैंक और किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सलील पांडे को नया MD और CEO नियुक्त किया SBI कार्ड ने। नेक्स्ट इज, उत्तराखंड सरकार ने संस्कृति की सुरक्षा के लिए नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 29 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष एनएचडी स्क्रीनिंग एक्स अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलआईसी ने स्मार्ट पेंशन योजना शुरू की है। यह एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड व्यक्तिगत समूह तत्कालिक पेंशन योजना है। नेक्स्ट, आईआरडीएआई की बीमा क्षेत्र सुधार समिति में एनएस कन्नन, गिरीश राधाकृष्णन, राकेश जोशी, सौरभ सिन्हा, आलोक मिश्रा और एल विश्वनाथन शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 फरवरी को दिल्ली में SOUL सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की शुरुआत करेंगे। तो ये डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर थे, जिससे संबंधित प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास आप सभी लोग को पसंद आया होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी अपडेट चाहिए या फिर आपको इसमें किस पार्ट में रुचि है करंट अफेयर के, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, कमेंट्स करिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई पॉइंट्स अगर इसमें स्किप हो गए हों तो उसके आप हमें कमेंट्स करिए, तो हम उसको अपने नए वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और कुछ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो उनको ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इससे रिलेटेड देखिए, लेटेस्ट करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1 एंड लेटेस्ट करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 2, यह वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो इसी तरह की जानकारी हम आपको नई तकनीक से रिलेटेड जानकारी और ज्ञानवर्धक और स्किल ओरिएंटेड जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। अगर यह चैनल आपको और ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।